हेलो, चलिए भाई। देखिए भाई, आप लोगों ने रिफ्रैक्शन तो समझ लिया है, स्नेल्स लॉ भी समझ लिया है। किसी ने अगर स्नेल्स लॉ नहीं समझा है तो भाई कोशिश करना अभी समझ में आ जाए, क्योंकि जो केस मैं अब कराने वाला हूं ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये एग्जाम में मान के चलो कि कंफर्म्ड आएगा, कंफर्म्ड आएगा, ध्यान रखना। व्हाइट आंखों में जोर डालेगा तुम्हारे। तो मुझे ये बताओ भाई, ए क्लास प्लीज, अगर रे ऑप्टिक्स की बात करें हम, तो हमने रे ऑप्टिक्स में अब तक शुरू से क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले आप लोगों ने बोलो क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन। और तुम्हें पता है रिफ्लेक्शन हमने सिर्फ प्लेन सरफेस पे नहीं, ये लाइट गलत जल रही है ना, ये चले रहने दे, बीच में अजीब सी लग रही है वो लाइट, थोड़ी और रोशनी देने के लिए यार। कर दो बंद इसको, उधर से ही है बंद। अरे शुरू की लगी पड़ी है, अब ठीक है। भाई क्या तुम्हें पता है, हमने सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा था प्लेन सरफेस पे भी और कर्व सरफेस पे भी। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आज का टॉपिक शुरू से अच्छे से समझना, नहीं तो दो क्लास खराब होंगी। दो क्लास क्यों? क्योंकि जो टॉपिक आज कराऊंगा वो आज हो ही नहीं पाएगा पूरा। दो क्लास यानी लगभग 2.5-3 घंटे लगते हैं पूरे सारे केसेस बनाने में, और उसके लिए दो क्लास चाहिए होती हैं। तो मतलब आज की अगर नहीं समझ में आई तो अगली भी नहीं समझ में आने वाली, और ये पेपर में जरूर आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो इसलिए बिल्कुल बोर्ड पे बिल्कुल आपकी नजरें बिल्कुल गड़ी हुई हो आज क्या करा रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको रिफ्लेक्शन कराया था प्लेन सरफेस पे भी और कर्ड पे भी। प्लेन कैसा बोलो? ऐसा वाला, याद आ रहा है? कर्ड ये वाले जिसमें कनकेव कन्वेक्स था, कुछ याद आया? इस तरह के। फिर मैं तुम लोगों को क्या कराने लग गया बोलो? रिफ्रैक्शन। लेकिन आपको याद है रिफ्रैक्शन मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कैसे सरफेसेस पे करवाया है भाई? रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस करवाया अब तक मैंने आप लोगों को। अब आप कहेंगे प्लेन सरफेस या प्लेन इंटरफेस कैसा सर? अरे ऐसी तो करा रहा था मैं, ये पानी है नीचे, ऊपर हवा है, तो ये प्लेन ही तो इंटरफेस हुआ। ऊपर रेयर मीडियम, नीचे डेंसर मीडियम, बीच में प्लेन इंटरफेस। बट अब मैं आप लोगों को आज रिफ्लेक्शन कराऊंगा, बोलो किस पे? कर्व्ड इंटरफेस पे। मेरी बात को समझने की कोशिश करें बच्चों। रिफ्लेक्शन करा प्लेन पे भी और कर्व्ड पे भी। प्लेन पे ऐसे वाले पे जिसपे तुमने बोला कि ये आया, नॉर्मल के साथ आई बनाया और ऐसे बना के आर चला गया, बोलो है कि नहीं? उधर भी तुमने कुछ ऐसे ही केसेस करे थे, 6 कनकेव के 2 कन्वेक्स के, वो हो गया प्लेन का भी और कर्व्ड का भी। फिर तुमने रिफ्लेक्शन करा सिर्फ और सिर्फ प्लेन इंटरफेस पे। कर्व्ड इंटरफेस पे तुमने रिफ्लेक्शन अभी नहीं समझा है, और इसके बाद तुम लोगों ने अभी समझा नहीं है, लेकिन तुमने एक टॉपिक एक्स्ट्रा कर लिया है जिसका नाम है TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आज हम पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन एट द कर्व्ड इंटरफेस। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड इंटरफेस। अब समझ में आ रहा है? चलो, नहीं आ रहा? चलिए, पहला केस, केस नंबर 1। रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड इंटरफेस में आपको पढ़ाऊंगा, और जो फर्स्ट केस में आपको कराने वाला हूं एक बार ध्यान से देखना और आप ही बताना वो कनकेव है या कन्वेक्स है, क्या है, वट जो भी है। मैंने एक इस तरह का सरफेस बनाया। पहले केस देख लेते हैं, वाला केस देते हैं जिसमें थोड़ा आसान रहे। पहले आसान केस ही लेंगे। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, कुछ नहीं है।
बच्चों मान के चलो कि यहां पर ना हो गया काम तो हम वो एक बार हट जाए तो फिर वो दिक्कत करता है। शिट यार, अरे सुनो भाई, वो अच्छा बनना जरूरी है। तुम्हें पता नहीं इतनी सारी रेस बनेंगे ना, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर। वो पेन अगर एक बार भी उठ गया ना तो वो क्या बात है। क्या बात है बादल। अच्छा भाई सुनिए, अभी क्या है बच्चों, अब सुनो भाई, ये हाँ, अरे तो बोल तो दिया उसने। ये कुछ ऐसा माजरा है भाई कि बाहर ना मीडियम नंबर 1 है। सुन लीजिए, ये कैसा मीडियम है बाहर? रेरर। और अंदर है बच्चों ग्लास। ये कौन है बोलो? ग्लास। एंड दिस इज बेसिकली मीडियम नंबर 2। अब मेरे को एक छोटी सी बात आओ, पूरा माजरा समझने की कोशिश करना। जब भी लाइट किसी भी एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी, आप जानते हैं रिफ्लेक्शन होगा, मींस द रे गेट बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। कुछ इस तरह का फिनोमिना होने वाला है, आप लोग जानते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये वाले रिफ्लेक्शन में और जो आपने रिफ्लेक्शन अब तक पढ़ा है उसमें क्या फर्क है? कि जब रे रेरर से कहां जाएगी बोलो? डेंसर पे। तो आपका जो इंटरफेस है ना, अब तक सारे इंटरफेसेस आपके प्लेन होते थे। प्लेन कैसे? कि भैया यहां पर ये ग्लास यूं होता था कि नीचे पूरा ग्लास है और ऊपर बोलो क्या है? एयर। तो ये सरफेस हमारा प्लेन हुआ करता था। जो इन दोनों का इंटरफेस था वो कैसा होता था बोलो? प्लेन होता था। तनिष बात समझ में आ रही है? बट अब की बोलो कैसा है? अब की बोलो ऐसा कर्व्ड है कि ये पूरा ग्लास है अंदर और ये बोलो एयर है, ये पूरा ग्लास है। तो जो इंटरफेस है ना वो बच्चों प्लेन ना रह के बोलो क्या हो चुका है? कर्व्ड हो चुका है। फर्क समझ में नहीं आ रहा? बेसिक बातें समझनी पड़ेंगी। पहला केस कराने में सबसे ज्यादा समय लगेगा, उसके बाद हम स्पीड पकड़ लेंगे। 6 केसेस हैं ऐसे, समझना। तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस रिफ्रैक्शन में और उस रिफ्रैक्शन में क्या फर्क है? वो जितने भी रिफ्रैक्शन मैंने आपको अब तक करवाए हैं वो रिफ्रैक्शन सारे के सारे प्लेन इंटरफेस पे थे, और अब जो मैं तुम्हें रिफ्रैक्शन कराने वाला वो किस पे बोलो? कर्व्ड इंटरफेस पे। ये आपका कर्व्ड इंटरफेस है। अब आप मुझे बताओ जरा, अगर मान लो बच्चों ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है यहां पर, अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों यहां पर, हम देखना चाहते हैं कि इसकी इमेज कहां बनेगी अंदर की तरफ। तो मुझे बस ये बताओ, ऑब्जेक्ट मेरा रेरर में है और मेरी रेज यहां से जाएंगी, ये वाला जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है कनकेव है या कन्वेक्स है? मुझे बस आप इतना बता दो। मैंने एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा आप लोगों से, अगर वहां ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस ऐसा है, ये हवा है और ये पूरा ग्लास है, मतलब यूं मान के चलो कि ऐसे करके है और इस तरफ पूरे में शीशा है और पीछे बोलो क्या है? एयर। तो जब लाइट यहां से आएगी तो उसके बाद वो एयर से डेंसर मीडियम ग्लास के अंदर ही ट्रेवल करेगी, मतलब वो रिफ्रैक्शन वाला सीन चलेगा। बस फर्क इतना सा आ गया कि पहले रिफ्रैक्शन प्लेन इंटरफेस पे था और अब रिफ्रैक्शन बोलो किस पे है? कर्व्ड इंटरफेस पे। और करने पड़ेंगे भाई केस, अच्छे से करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। हाँ भाई भाई बस। तो मुझे तुम ये बताओ कि यहां से देखने पर ये सरफेस कनकेव है कन्वेक्स है? सब सोच लो एक बार, सभी बच्चे भाई। लक्ष्य तुम बताओ। बता भाई।
ये जो इंटरफेस बना हुआ है, ये इंटरफेस कनकेव है या कन्वेक्स है? कन्वेक्स है। अबे जहां ऑब्जेक्ट होता है वहीं से पूछा जाता है हमेशा। देख तो रानी है। बोलो बोलो बताओ। कन्वेक्स इंटरफेस है, क्योंकि आप जानते हैं कि कन्वेक्स ऐसे उभरा हुआ होता है, कन्वेक्स ऐसे उभरा हुआ होता है, और कनकेव हमेशा धसा हुआ होता है, जहां मर्जी से देख लो बच्चों। तो ये ऑब्जेक्ट वाली साइड से उभरा हुआ है, धसा हुआ है? उभरा हुआ है, धसा हुआ है? बताओ। उभरा हुआ है। ठीक है। अब मेरा बस सवाल आपसे ये है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, इस तरह के सरफेस से बाहर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनेगा? अब ढंग से सुनना, पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं। बोलो हेडिंग क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्शन एट द कन्वेक्स इंटरफेस। कन्वेक्स इंटरफेस पे बोलो क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। फाइन। चलो भाई अब शुरू करते हैं। भाई आप मुझे बताओ, अगर इस ऑब्जेक्ट की मुझे इमेज बनानी है तो मिनिमम कितनी रेज मुझे चाहिए इमेज बनाने के लिए? 2 रेज। शुरू से आप लोगों ने अटेंड करा तो आपको पता होगा 2 रेज चाहिए। चलो शुरू करते हैं। यहां पर देखो भाई, लिखो मत नाजिया, यहां पर देखो, एक रे तो मैं लेके जाता हूं, ये एक रे तो गई ये। अच्छा बताओ, अगर एक रे मान लो ये जा रही है, ऐसे रे बहुत सारी, मैंने कोई भी एक रे पिक कर ली। अब ये रे जा रही है, अब ये रे यहां से जाएगी रेयर से, बोलो कहां पर? डेंसर में। अगर कोई भी रे रेयर डेंसर जाएगी तो बोलो क्या होगा? इट गेट बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मुझे बस ये बताओ, इसका नॉर्मल यहां पर कैसा बनेगा? इसका नॉर्मल यहां कैसे बनेगा? अब अगर प्लेन सरफेस होता तो नॉर्मल में ऐसे बना देता। प्लेन सरफेस होता तो मैं नॉर्मल ऐसे बना देता, बट दिस इज नॉट द प्लेन सरफेस, एक्चुअली दिस इज द कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस इसके नॉर्मल कहां से बनते हैं? उसके सेंटर से पास होते हुए आते हैं। तुम्हें मैंने ये बात सिखाई है, सब सिखा चुका हूं, उसके बाद बात कर रहा हूं। मैंने आपको शायद बोला था स्टार्टिंग में, बेसिक्स अच्छे रखना अपने, रे ऑप्टिक्स बिल्कुल लड्डू लगेगा भाई, कुछ मुश्किल नहीं लगेगी। जिसको अब बेसिक्स नहीं आता होगा, जिसको पता ही नहीं कन्वेक्स क्या होता है, कनकेव क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है, नॉर्मल कहां बनेगा, आई और आर कैसे सेट होते हैं, कब बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नहीं पता, अब बेकार है आपके लिए चैप्टर। अब आगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल जीरो रहेगा। तो ये रेंज आ रही है और ये आप लोगों के लिए कर्व्ड सरफेस है। तो मुझे बताइए यहां पर नॉर्मल कैसे बनेगा? तो मुझे बताइए कि ऑब्वियसली बात है, अगर ये पूरा एक सरफेस है, सर्कुलर सरफेस, तो यहां पर कहीं ना कहीं तो बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं और आगे भी होगा। तो मैं बोलूंगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पर है, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है तो मैं बोलूंगा इसका नॉर्मल इस जगह पर कुछ ऐसा बनेगा। क्या मैं सही बना रहा हूं? नहीं आ रहा समझ में? अब मुझे बताओ, अगर नॉर्मल ऐसा बनेगा तो रे वैसे तो कैसे जानी चाहिए? बोलो, रे वैसे तो जानी चाहिए ऐसे। दिख रहा है? पहले बताओ, रे दिख रही है या नहीं दिख रही? तो रे जानी तो ऐसे चाहिए, बट मुझे बताओ जरा रे क्या होगी? बेंट टुवर्ड्स द, एंड वेयर इज द नॉर्मल? नॉर्मल यहां पर है, तो इसकी तरफ झुकेगी रे। अब इसकी तरफ झुकेगी तो उधर जाने की बजाय इस तरफ झुकेगी, तो बोलो रे कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। तो ऐसे जाएगी तो बोलो जरा कहां जाएगी? बोलो चलेगी? नहीं आया समझ में? थोड़ा सा और बैंड कर लेते हैं, सही बन जाएगी। सही है? तो ये रे चलेगी यहां पर। अच्छा एक और रे बताओ, दूसरी रे बताओ कौन सी लूं? तो दूसरी रे मैंने भैया ये वाली ले ली, प्रिंसिपल एक्सिस वाली। तो अगर ये रे ऐसे गई, कौन बच्चा बताएगा? कौन बच्चा बताएगा क्लास में? अगर ये रे ऐसे गई है तो यहां का नॉर्मल कैसा बनेगा? बोलो बोलो, यहां का नॉर्मल कैसा बनेगा? यहां का नॉर्मल ऐसे ही बनेगा। तो रे जब ऐसे आई, जब आई 0 बना रही है तो आर भी कितना बनाएगी? 0। कल भी सिखाया था मैंने, कोई रे अगर बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है तो वो सीधी निकल जाएगी। तो ये वाली रे बच्चों, या बताऊं, सीधी निकल जाएगी और यहां जाएगी। तो मुझे बताओ जरा, एक रे तो आ गई ये वाली और एक रे आ गई ये वाली, जब इसको देखा जाएगा तो आप लोग मुझे बताइए इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी यहां पर। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वहां पर। किसी को डाउट है तो मुझे आप बताओ। नाज़िया नहीं है बस समझ में? तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट यहां पर जा रहा है ऐसे। देखो भाई, मैं बार बार एक बात आपसे बोल रहा हूं, अभी भी रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बदली है। आपको बोल रहा हूं रिफ्रैक्शन ही हो रहा है अभी भी। बस पहले रिफ्रैक्शन कहां हो रहा था? प्लेन सरफेस पे। अब कहां हो रहा है बोलो? पहले मैं अगर यही रिफ्लेक्शन कराता तो मैं बोलता बच्चों अंदर ग्लास है, बाहर एयर है। बच्चों ये रहा ऑब्जेक्ट। अगर मान लो कोई रे ऐसी गई तो बोलता नॉर्मल ऐसे बनेगा, रे जानी चाहिए ऐसे, बट बच्चों क्या होगी? बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रे सर ऐसे हो जाएगी। यही तो पढ़ा था मैं पहले भी, तो मैंने अभी भी यही पढ़ा है बस।
मैंने यही बोला कि रे गई ऐसे, नॉर्मल है ये रहा, रे गेट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करके ऐसे चलेगी, और ये वाली रे जो सीधी जाएगी, तो आपको पता है 2 रेज हमारी आंखों में आई सब्जेक्ट से, और उनको जब हमने ट्रेस किया तो वो यहां पर मिली, तो मेरा इमेज यहां पर बनेगा। ये मैं बहुत बार आप लोगों को सिखा चुका हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला काम आपको डायग्राम बनाना है। बन गया? ओ भाई नहीं आया? बन गया डायग्राम? समझ में भी आया कि नहीं आया? चलो, अब आप लोगों को क्या 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 करना है भाई, ध्यान सुनो। क्लास, कुछ बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है इन 6 केसेस के अंदर। आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। कैसा कंस्ट्रक्शन वो सुन लीजिए। आपको एक O पॉइंट मिला है, एक C पॉइंट मिला है, एक I पॉइंट मिला है, ठीक है। आपको इस पॉइंट को हमेशा कौन सा नाम देना है? M नाम देना है। इस पॉइंट को कौन सा नाम देना है? बोलो M। और एक कंस्ट्रक्शन करना है आपको कि वहां से एक परपेंडिकुलर खींचना है आप लोगों को, और इस पॉइंट को बोलो आप क्या मानोगे? N। और ये हमेशा करना है आप लोगों को। थोड़ी देर में पता लगेगा ऐसा क्यों करना है। तो वो बच्चों M है, और ये नीचे वाला पॉइंट बोलो क्या है? N है। और बच्चों तुम लोग जानते हो कि इसको हम क्या बुलाते हैं? पोल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बोलो पोल। कर्व्ड सरफेसेस का हमेशा से बोलो क्या है? पोल है। और मैंने वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको N बना दिया। कोई प्रॉब्लम है? अब एक और चीज मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ, कौन बच्चे बताएंगे कि मुझे आई यहां पर किसको कहूंगा मैं? आई यानी इंसिडेंट एंगल। तो मेरी इंसिडेंट रे ने नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बनाया, बोलो वो क्या होगा? इंसिडेंट एंगल। क्या मैंने आई सही पॉइंट आउट किया है? इंसिडेंट रे ने नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बनाया, बोलो क्या होगा? आई। देखिए पहला केस आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आपको पहले केस में ही बने रहना है। जो बच्चा पहले केस में बना रहेगा, दूसरा आसान लगने लग जाएगा, तीसरा और आसान लगेगा। जिसने पहले में गिव अप करा, फिर छोड़ दो, फिर कुछ नहीं होने वाला आगे। कोई केस समझ में नहीं आएगा। आप सोच रहे मैं सेकंड से समझ जाऊं, थर्ड से समझ जाऊं, किसी कीमत पे नहीं आएगा। सबसे पहला केस समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि यही मैं आपको सारे टैक्टिक्स बताने वाला हूं। तो ये एंगल आई होगा, लॉजिकल चीज है। आर बता भाई कौन सा एंगल होगा? जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाया, बल्कि ये वाला एंगल, इस एंगल को बोलूंगा। बोलो अरे क्या मैं सही बना रहा हूं? दिस इज आर, दिस इज आई, दिस इज आर। ऐसा नहीं मैं कहीं भी बना रहा हूं। मेरे को पता है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाया वो आई होता है, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बनाती हुई जा रही है वो क्या होता है? बोलो आर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको ऑब्जेक्ट वाले एंगल को हमेशा अल्फा नाम देना है। क्लियर? इस वाले को आप लोग बीटा नाम दे दो, इस वाले को गामा नाम दे दो। पता नहीं पिछले साल किस पैटर्न से कराया था, कोई नहीं, अब जो भी पैटर्न बन रहा बना लो। इसको बीटा से और इस वाले को गामा से। एक को अल्फा, एक को बीटा, और एक को एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना कि मैं तो यही स्टैंडर्ड से सारे के सारे ड्राइव करने वाला हूं। तो भैया ऑब्जेक्ट वाला एंगल बनाएगा अल्फा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला बनाएगा बोलो क्या? बीटा, और इमेज वाला क्या बना रहा है? बोलो गामा। यहां का सारा काम हो गया भैया पूरा। अब आ जाओ असली चीज पे। मुझे एक बात बताओ, रे कहां जा रही है? सबसे पहले रेयर से डेंसर रे जा रही है। रे गोज फ्रॉम, कौन बच्चा मुझे स्नेल्स लॉ की इक्वेशन बताने वाला है? क्या बन क्या लिखा? साइन आई, बहुत अच्छे, ये उम्मीद थी आपसे भी बताएंगे इस चीज को। आई यहां पर है, आर वहां पर है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई में क्या? ये मैंने स्नेल्स लॉ आप लोगों को अच्छे सिखाया था कि यहां पर जो एंगल बन रहा है साइन आई डिवाइड बाय बोलो क्या? साइन आर। और बाद वाले का रिफ्लेक्ट पहले लिखना है और इसके बाद में लिखना है, सो म्यू टू बाई म्यू। अच्छा, एक ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से मैं आपको बता दूं, अगर बच्चों एंगल्स छोटे होते हैं, लॉजिक इसके पीछे का बाद में बताऊंगा। इफ एंगल्स आर स्मॉल, 11th क्लास में मैंने बताया था वैसे ये, इफ एंगल्स आर स्मॉल, तो ध्यान रखना साइन थीटा और टेन थीटा नियरली बराबर होते हैं, और ये नियरली थीटा होते हैं। नियरली कहां होते हैं? नियरली किसके बराबर होते हैं? थीटा के। ये जब आपको सिंपल पेंडुलम वाला ड्राइव चल रहा था ना, तब भी आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक है ना। और नहीं पता है ना इसके बारे में, तो फिलहाल अभी बस ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि फिलहाल मैं इस बात पे तो नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैथमेटिक्स में घुस जाएंगे हम पहले इसको करेंगे बच्चों। तो ध्यान रखना, अगर एंगल छोटे होते हैं ना, तो साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा सब मैग्नीट्यूड वाइज बराबर आते हैं। तो मैं इन साइन आई को बोलो क्या लिख सकता हूँ? आई, और साइन आर को बोलो क्या लिख सकता हूँ? आर, और बराबर में कितना आ गया? म्यू टू बाई में क्या? म्यू वन। अब ये बन जाएगा बच्चों आई म्यू वन, और बन जाएगा आर म्यू टू। इसके बाद आपको हमेशा क्या करना है? ड्राइव बताऊं किस चीज का ड्राइव कर रहे हो, थोड़ी देर में तुम्हें समझ आएगा। करने क्या जा रहे हैं सर बच्चों? करने ये जा रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। ये ग्लास रखा हुआ है इस तरह का कर्व्ड सरफेस का, बाहर रखा हुआ ऑब्जेक्ट। तो मुझे पता है ऑब्जेक्ट कितनी बाहर रखा हुआ है, मतलब मुझे यू पता है। मुझे क्या पता है? बोलो, मैं यहां कुछ चीजें लिख रहा हूं। मुझे यू पता है कि मेरा ऑब्जेक्ट कितनी बार रखा हुआ है। सुनते चलिएगा। मुझे अंदर वाले का बोलो क्या पता है? मुझे अंदर वाले का बोलो क्या पता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। बातें नहीं भाई। मुझे बाहर वाले का बोलो क्या पता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। मुझे इस कर्व्ड सरफेस का वो कितना कर्व्ड है उसके अकॉर्डिंग उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है। मुझे क्या नहीं पता? मुझे नहीं पता कितनी अंदर इमेज बनेगी। मुझे क्या नहीं पता? बोलो वी नहीं पता। क्या नहीं पता? बोलो दोबारा सुनो। मेरा सवाल यह है कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को बाहर रखा है और इस तरह का कर्व्ड सरफेस है, तो अंदर कहीं इमेज बनेगी। तो मुझे पता है इतनी बाहर तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो तो नाप लूंगा मैं। ये कर्व्ड सरफेस मेरे को पता है, इसका मैं रेडियस नाप लूंगा, कितना इसका रेडियस बनेगा। आर मुझे पता है,
मुझे अंदर वाले ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है, बाहर वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है, मुझे बस ये पता लगाना है कितनी अंदर इमेज बनेगी, बस इमेज का मुझे नहीं पता कितनी अंदर बनेगी। तो मैं वी निकालना चाह रहा हूं, मैं इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार करने वाला हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो गाइस आई म्यू1 बराबर में आ गया आर म्यू2। इस स्टेप के बाद सब बच्चों को एक बात ध्यान रखनी है, आपको किसी भी तरीके से इस आई और आर को अल्फा बीटा गामा में लेके आना है। दोबारा सुनो, इस आई और आर को अल्फा बीटा और कुछ हम ज्योमेट्री लगाएंगे जिसके जरिए आई और आर हमेशा किसमें आ जाएगा, अल्फा बीटा, और दो ट्रायंगल के नाम दूंगा आप लोगों को, वही दो ट्रायंगल यूज करना, सारे खेल बन जाएंगे आप लोगों के। तो ट्रायंगल क्या है भाई, सुन लीजिए बच्चों, प्लीज आप शोर नहीं करेंगे। दो ट्रायंगल आपको याद रखने, इन ट्रायंगल ओएमसी। एक बार ओएमसी ट्रायंगल को देखो भाई, ऑब्जेक्ट के साथ ओएमसी, एक ट्रायंगल देखो ओएमसी। क्या तुम्हें एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी याद है कि जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट के दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। अगर आप ओएमसी ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो आपको ये ट्रायंगल में कुछ ऐसा बनता नजर आएगा भाई, आपको ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनता नजर आएगा, यहां अल्फा, यहां बीटा, और यहां बोलो कौन है, आइए। ओ भाई नहीं आएगा, और ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो अल्फा जमा बीटा के बराबर होगा। अगर ये प्रॉपर्टी सच में आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता है अल्फा और बीटा है, तीसरा वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा, 180 सम होता है, तो तीसरा वाला होगा 180 माइनस में अल्फा माइनस बीटा, और फिर इन सबका सम बोलो कितना होगा 180, तो आई प्लस में 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, दोनों का मिला के बोलो कितना 180, कट जाएगा, आई बराबर कितना आ जाएगा अल्फा प्लस। ये अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग इसको याद करें सीधा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा अपोजिट के दो इंटीरियर एंगल के सम के। बहुत क्वेश्चन आते थे यार छोटी क्लास में इसके। तो मुझे बताना जरा, सब बच्चे मुझे बताना, आई किसके बराबर है, ओ भाई आई किसके बराबर है, अल्फा जमा बीटा, लिख दिया। एक और ट्रायंगल पकड़ेंगे, एक ओएमसी ट्रायंगल पकड़ना है, एक आईएमसी ट्रायंगल पकड़ना है, एक ऑब्जेक्ट के साथ और एक बोलो किसके साथ, बोलो इमेज के साथ। तो आईएमसी ट्रायंगल को ध्यान से देखो और मुझे बताओ जरा अल्फा बीटा गामा में रिलेशन क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो ये बीटा है, एक्सटीरियर में बीटा है, अंदर है आर और गामा, कौन है बोलो, तो बोलोगे बीटा बराबर बोलो क्या, आर जमा गामा। मेक श्योर आपका आर और गामा अलग अलग दिखता हो, आर ऐसा गामा ऐसा, लिखो मत और बोर्ड पे देखते चलो बस। तो आप लोगों ने भैया यहां से आई को निकाला, बोलो कितना सब बचे, आई को निकाला अल्फा जमा, और मुझे बताओ जरा आर को क्या लिखा, आर को यहां से निकाल लिया बीटा माइनस, समझ ही नहीं आ रहा सर पता नहीं क्या चल रहा है, अरे यहां से आई को निकाल लिया, वहां से आर को निकाल लिया, तो यहां से आर आ गया बीटा माइनस, जैसे ही सब कुछ अल्फा बीटा गामा में आ जाए, अब इसको सॉल्व करो, बोलो कितना आएगा। सब बच्चे इधर बताओ, इधर बताओ कितना आएगा, बोलो म्यू1 अल्फा म्यू1 बीटा बराबर में म्यू2 बीटा माइनस का म्यू2 गामा। एनी प्रॉब्लम? जो बीटा बीटा जैसे एक जैसे दिख रहे हैं उनको एक तरफ करो, बाकी सब कुछ एक तरफ करो। सो ये हो गया म्यू1 अल्फा, उसको इधर लिया बन गया म्यू2 गामा, और ये बन गया म्यू2 बीटा माइनस म्यू1 बीटा। सो मैंने बोला बच्चों बीटा तो बाहर ले लेंगे और म्यू2 माइनस म्यू1 इनटू बोलो क्या हो जाएगा बीटा। एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या लग रही है यहां तक? चिंता मत करिए, ऐसा जब दूसरी बार कराऊंगा ना तो ये आदत बन जाएगी, आप लोगों को लगेगा सर ये तो एक ही जैसा पैटर्न चल रहा है, एक ही जैसा पैटर्न चल रहा है, कुछ बदलता तो है नहीं सर, हर बार एक ही चीज कराते हैं आप, समझना। तो अब ये वाली बात समझ में आ गई। अब अल्फा बीटा गामा को क्या करो आप लोग 10 की फॉर्म में लेके आओ, क्योंकि जब एंगल छोटे होते हैं ना तो मैं साइन को जैसे थीटा लिख सकता हूँ ना, टेन थीटा को थीटा लिख सकता हूँ, थीटा को मैं टेन थीटा भी लिख सकता हूँ उल्टा करके। तो मैंने ना, क्योंकि मुझे ना इस फॉर्मूले में ना किसी भी तरीके से, सुन लीजिए, मुझे किसी भी तरीके से इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू, इस इमेज डिस्टेंस यानी बोलो क्या v, और ये जो c तक का होता है बोलो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनकी एंट्री करवानी है, और इनकी एंट्री मैं करवाऊंगा टेन थीटा के जरिए। कैसे? क्योंकि टेन थीटा जो होते हैं वो क्या होते हैं बताओ जरा, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, बेस। तो इन बेस वाली साइड्स को इन्वॉल्व करेगा 10। तो मैंने कहा जब एंगल छोटे होते हैं ना तो मैं साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। मैथमेटिकली मैं आपको दिखा भी दूंगा ये चीज, चिंता मत करिए, बस समझ लीजिए। सो मैं इन एंगल्स को बोलो क्या लिख दूंगा, बोलो टेन अल्फा, इसको बोलो क्या लिख दूंगा, टेन गामा, और म्यू2 माइनस म्यू1, अरे रुक जाओ, 10 बीटा। चलो भाई एक बार कौन बच्चा बताएगा 10 अल्फा, इस डायग्राम से आप लोग क्या बताएंगे, 10 अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बोलो क्या आएगा, mn अपॉन में नो, mn अपॉन नो। इधर बताओ कितना आएगा, 10 गामा, बोलो 10 गामा, mn अपॉन बोलो ni। दूसरा बोलो 10 बीटा, बोलो सब बच्चे कौन बोलेगा, 10 बीटा mn अपॉन में nc। अब भाई तुम्हें एक बात बता दूं मैं, हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी है
कि जो ये आपने कंस्ट्रक्शन करके एन बनाया है, ये एन और पी ना इतने क्लोज होते हैं कि चाहे तुम एन आई बोलो चाहे तुम पी आई बोलो, वो न्यूमेरिकली लगभग सेम रहता है। तो ये हम सारी चीजें जो है ना कुछ कुछ एजम्पशंस पे करते हैं। और हम यहां पर एक बात और लिखते हैं कि सिंस पी एंड एन आर वेरी क्लोज, तो मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा NO है वो नियरली बोलो क्या है PO, जो मेरा NI है वो नियरली बोलो क्या है PI, और जो मेरा NC है वो नियरली बोलो क्या है PC। ये बार बार नहीं लिखेंगे, हम एक बार लिख के छोड़ देंगे, बस बार बार हम यूज करेंगे कि चाहे N से दूरी बोलो चाहे P से दूरी बोलो, लगभग बोलो क्या होती है, सेम होती है। तो मुझे तुम एक छोटी सी बात का जवाब दो भाई फटाफट से। ऊपर से MN इधर भी कॉमन है, इधर भी MN है, तो MN बोलो क्या हो गए, कैंसिल्ड हो गए। क्या हो गए बोलो निखिल, MN इधर से कॉमन लिया, इसके MN से कट गया, और नीचे वाले NO को बोलो क्या लिख दिया PO, इधर बोलो NI को बोलो क्या लिख दिया PI, इधर बोलो NC को बोलो क्या लिख दिया PC। और जरा मुझे सब बच्चे ना आप ऑप्टिकल वैल्यूज बताओ, ऑप्टिकल वैल्यूज क्या, अब देखते हैं मेरे 10th क्लास का तुम्हें कितना याद है। ये जो PO है बच्चों, ये U है, इसको -U लूं या +U लूं? आपको साइन कन्वेंशन देखो भाई, साइन कन्वेंशन का बड़ा सिंपल फंडा होता है, एक लाइन में समझ जाओगे, अगर ढंग से सुना तो एक लाइन में समझ में आ जाएगा। सारे डिस्टेंसेस मेजर होने होते पोल से, चाहे राइट में मेजर करो चाहे लेफ्ट में करो। ऑब्जेक्ट का करना है तो लेफ्ट में जाते हुए जाऊंगा, और अगर इमेज का करना है राइट में, मेजर स्टार्ट करना है बोलो कहां से, पोल से। अब दूसरी चीज, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखो किस तरफ है, इंसिडेंट रे इस तरफ है, अगर रेज इस तरफ है और कोई भी डिस्टेंस आप पोल से इसी तरफ को मेजर कर रहे हो तो वो आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा बोलो? और अगर इंसिडेंट इस तरफ है और आपका डिस्टेंस मेजर हो रहा है पोल से अपोजिट में, तो बोलो क्या आएगा? बस यही होता है साइन कन्वेंशन, आप कुछ भी करते रहो, यू भी ऐसे ही होता बस। तो मुझे बताओ इस वाले केस में रेस किस तरफ जा रही है, उस तरफ, तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव है। मुझे बताओ जब मैं ऑब्जेक्ट को नापूंगा तो मैं इस तरफ आऊंगा, तो मेरा ये यू कैसा आएगा, माइनस का, तो पीओ आएगा बच्चों माइनस का यू। चलो पीआई बताओ, पीआई बच्चों प्लस का वी। बोलो भाई पीसी होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रहा, बोलो कितना आएगा, प्लस का आर। बोलो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, फाइनल फॉर्मूला म्यू2 बाई वी माइनस का म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई में बोलो क्या। तो बच्चों मुझे एक बात बता दो फटाफट से बता दो, अगर बच्चों अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडिसेस पता है बाहर का भी, ग्लास का भी, बाहर का भी ग्लास का भी, और तुम्हें उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है कि वो कितने कर्वेचर वाला रेडियस, मतलब कितने रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला है, और तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो बोलो इमेज निकल जाएगी। ये फॉर्मूला बना है रिफ्रैक्शन एट द कर्व्ड इंटरफेस का, कि अगर कभी भी रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस की बजाय किस पे होगा, बोलो कर्व्ड सरफेस पे होगा, तो जो इमेज बनेगी वो कितनी अंदर बनेगी, वी आर कैलकुलेटिंग बाय दिस फॉर्मूला। एंड गाइज एक बात सुनो, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि इतना बड़ा ड्राइव है सर ये क्या कर रहा है क्या नहीं करना। यार एक बात सिंपल सी सोचो, ये पहली बात तो मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट को मैंने लेयर में रखा, इंटरफेस बताओ कैसा है, पहले बताओ इंटरफेस कैसा है। इंटरफेस कर्व्ड है, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि कन्वेक्स है। अब कन्वेक्स में मैंने कैसे बनाया, मैंने रे भेजी ऐसे करके, मैंने बोला जब रे जाएगी रे डेंस है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल कैसा बनेगा, नॉर्मल बनेगा कर्व्ड सरफेस का ऐसा। अब जब ये नॉर्मल बन गया तो इसकी तरफ क्या होना चाहिए, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ तो ऐसे करके बेंड हो गया। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा? ऐसे करके क्या हो गया, बोलो बेंड हो गया। फाइन, अब इमेज बन गई ये। अब आपको क्या करना था, बोलो जैसे ही डायग्राम बन जाएगा आई और आर को प्लॉट करेंगे, एमएन करके कंस्ट्रक्शन करेंगे, अल्फा बीटा और बोलो क्या, स्नेल्स लॉ लगाओगे, वहां से आई और आर का ऐसे रिलेशन बनाओगे, आई और आर को लेके आओगे अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में, और अल्फा बीटा गामा को 10 की फॉर्म में लेके आके सबके 10 वाले ट्रायंगल बना के बेसिकली, और बाद में ऑप्टिकल वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार तसल्ली से 2 मिनट का समय लो और अच्छे से डेरिवेशन को देखना, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डेरिवेशन को ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट डेरिवेशन में स्टार्ट करूंगा दोस्तों, ठीक है? टाइम खराब नहीं करना, पहले बोल रहा हूं।
केमिकल केमिकल है वो वहाँ भी होने वाला है तो हम लोग वहाँ से बैठेंगे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा आगे
कुछ आया समझ में? हाँ भैया हट गए यहाँ से, कर दो आप। बच्चों मुझे ये बताओ, अरे क्लास प्लीज, कुछ हुआ क्लियर है नहीं हुआ? पक्का? 100%। अब लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपने एक चीज सोची कि जो ये केस बनाया है, मैंने आपको क्या बोला कि जब रे यहां से जाएगी तो वो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। अब जब वो नॉर्मल की तरफ बैंड हुई तो मैंने ना इतनी बैंड करी और जिसकी वजह से कुछ ऐसा केस बना। कहते हैं कि जब रेज रियलिटी कट जाती है तो बोलते हैं रियल केस बना, यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी, रियल एंड। लेकिन आपने एक चीज नहीं सोची कि इसी केस में एक और पॉसिबिलिटी अराइज होती है। क्या पॉसिबिलिटी, वो आपको अगले बार समझ में आएगी। आ जाइए फिर दोबारा से मैं आपको सेकंड केस की तरफ लेके चलता हूं। दिस इज केस नंबर 2 एंड दिस इज द रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स इंटरफेस object is placed in rarer medium, object is placed in rarer medium, और यहां पर लिखेंगे ओ भाई, बस भाई प्लीज, अब जरा ध्यान से सुनना भाई क्या होने वाला है। ये मैंने बनाया भाई फिर से उसी तरह का सरफेस, ओ भाई थोड़ी मस्ती बंद कर दो सचिन। चलो भाई मुझे एक बात बताओ क्लास, बस भाई ये हो गया भाई आगे का पूरा ग्लास। बोलो फिर से बताओ कौन सा इंटरफेस है अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो? अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो फिर से कन्वेक्स है, लेकिन आप बच्चे कहेंगे सर फिर दोबारा क्यों करा रहे हो सेम केस? ये वाला मीडियम 1 है, ये वाला मीडियम, आप कह रहे हैं कि सर फिर से ये वाला केस क्यों करा रहे हो? दोबारा काम नहीं आएगा, दो ही है। अब मेरी बात सुनो, ए क्लास इधर आर्यन, ये मीडियम 1 है, वो मीडियम 2 है और ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। तो ये दोबारा से मैं आपको क्यों बनवा रहा हूं, एक बार बड़ा बोर्ड पे समझिएगा भाई। मान लीजिए ऑब्जेक्ट से ये वाली रे ऐसे गई गई, अब आपको पता है कि नॉर्मल कहां पर है, यहां पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है और नॉर्मल कुछ ऐसा है। सब सहमत हैं? अब आप मुझे बताओ रे वैसे कैसे जानी चाहिए, बोलो सब बच्चे। ऐसे जानी चाहिए, और आपको पता है कहां जानी चाहिए, बेंड टुवर्ड्स द, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करनी चाहिए। अब होगा क्या कि जब वो नॉर्मल की तरफ बेंड करी, सपोज करो बच्चों कि बेंड तो हुई बट ज्यादा बेंड नहीं हुई। अगर मान लो बेंड इतना ही हुई, सोचो इतना ही हुई, और भैया वो तो डिपेंड करता है ना रिफ्लेक्शन ने कितना मोड़ा उसको। अगर वो कम बेंड हुई तो आप मुझे बताओ कि वो रे ये जा रही है आगे की तरफ और एक रे ये आ रही है, ये क्या कभी भी आगे मिल पाएंगी? तो मुझे बताओ ये कहां मिलेंगी? ये वर्चुअली पीछे मिलेंगी जब इनको देखा जाएगा ऐसे करके, क्योंकि एक तो रे ये वाली आती है बच्चों प्लीज, एक रे ये वाली आती है। तो जब इनको मैं ट्रेस करूंगा, जब मैं इनको बोलो क्या करूंगा ट्रेस, तो मुझे बताना ट्रेस करके कहां पर आएगी। उसको लेके आता हूं पीछे, देखना भाई ध्यान रखना, वो जो रे है उसको ट्रेस करता हूं पीछे लेके आ रहा हूं मैं। रुक जाओ रुक जाओ,
क्या हुआ? धूल मिट्टी आ रही है, धूल मिट्टी आ रही है। अगर धूल मिट्टी आ रही है तो आगे आ जाओ। बस 5 मिनट का काम है, बस 5 मिनट से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 5 मिनट। बच्चों हो गया? ओए बोर्ड पे देखो। अब मुझे तुम बस एक बात बताओ, ए क्लास प्लीज, आप जरा मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पर मैं देखूं कि ये भी रिफ्रैक्शन कहां पर हो रहा है, बोलो कन्वेक्स इंटरफेस पे हो रहा है। पहले ये बता, समझ में नहीं आ रहा क्या? कन्वेक्स इंटरफेस पे ही है, अब भी रे वही जा रही है, रेयर डेंसर। लेकिन एक बात सुनिए, आपको सिर्फ इतनी बात बोली गई है कि वो क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स अ, तो जब वो नॉर्मल की तरफ बेंड किया, इस केस में नहीं हुई है क्या? बेंड तो हुई है, बैंड तो हुई है इस केस में। बस अगर ज्यादा बैंड करेगी तो वो रियल इमेज दी जाएगी, और अगर वो कम बैंड करी तो वो आगे कहीं नहीं कट करेगी, उसको ट्रेस करते हुए पीछे कट करना पड़ेगा। मतलब कौन सी इमेज बनेगी, बोलो वर्चुअल। कौन सी बनेगी, बोलो? समझ नहीं आया? सहमत हो सब? पक्का श्योर? अब मुझे एक बात बताओ, अब चलो फिर वही अल्फा बीटा कहां, बताओ कहां पर आएंगे? चलो ये बोलो क्या था? अच्छा आई और आर बताओ, कौन बच्चा बताएगा आई कहां पर है? बोलो आई। ये रही मेरी इंसिडेंट रे, ये येलो वाली लाइन नॉर्मल है, तो बोलो ये पूरा एंगल बोलो क्या है, आई। चलो आर बोलो क्या होगा, आर बताओ, कौन बच्चा बताएगा? ये रे जा रही, ये रही नॉर्मल, ये बोलो पूरा क्या होगा, आर। ये ढंग से एक बार नहीं समझाना भाई, कभी समझ में नहीं आएगा, बता रहा हूं, एक ही बारे में समझना पड़ेगा बिल्कुल। इंसिडेंट रे नॉर्मल आई हो गया, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल आर हो गया। ये पढ़ाया जा रहा है आपको बचपन से ही। अल्फा बीटा का बताओ क्या आएगा? ऑब्जेक्ट बोलो अल्फा, बताओ जरा, मैंने इसके साथ क्या बोला था, बीटा, और इधर बोलो क्या था, एनी प्रॉब्लम? जो ट्रेंड बनाया उसी को फॉलो करो। अल्फा ऑब्जेक्ट के साथ था, बीटा उसके साथ था, और इमेज के साथ बोलो क्या था, गामा था। हो गया अल्फा बीटा गामा। दूसरी बात, एम और एन बताओ। अब ध्यान रखो कि क्या बातें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो तुम्हें दिखेगी कि सर हर बार कर रहे, तो उससे तुम्हें पता लग जाएगा डेरिवेशन में क्या पार्ट चलाना है। सो बोलो एम और एन कहां पर आएगा, तो ये रहा एम, और इससे एक कंस्ट्रक्शनल लाइन आएगी ऐसे करके, बोलो क्या होगा, एन, और ये पॉइंट बोलो क्या होगा, पोल। चलो मुझे बताओ यू कहां पर है, ये हो गया यू, ये बोलो क्या हो गया, वी, और ये बोलो क्या हो गया, आर। चलो बच्चों, अब मुझे सब बच्चे बताना शुरू करो फिर से, रे कहां जा रही है, रेयर से, अगर रेयर से डेंसर जा रही है, स्नेल्स लॉ बताओ क्या करेगा, साइन आई बाय में साइन आर, बराबर में बोलो सब बच्चे म्यू2 बाय में, अरे म्यू2 में तो जा रही है अभी भी। अब अगर एंगल छोटे हैं तो बोलो आप क्या बोलोगे, इसको आई बाय आर। अब देखो मैंने क्या बोला था, सेकंड वाले में कम समय लगेगा, थर्ड में इससे भी कम समय लगेगा। सो बोलो कितना आएगा, बोलो आई म्यू1 बराबर में बोलो कितना आएगा, आर म्यू2। नहीं आ रहा ना? अब मुझे बताओ इसके बाद क्या करते हैं, आई और आर को किसकी टर्म्स में लेके आते हैं, अल्फा बीटा। तनिष नहीं आ रहा समझ में? तो आई को अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में कैसे लेके आऊंगा, दो ट्रायंगल सब बच्चे याद रखो। आपको सर मैं हर बार कैसे ढूंढूंगा ट्रायंगल, अरे भैया आपको दो ट्रायंगल के नाम याद रखने हैं, एक ओएमसी ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल आईएमसी है। सो यहां पर बोलेंगे ओएमसी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल आईएमसी। बच्चों तो सब बच्चे मुझे बताओ जरा, ओएमसी ट्रायंगल के अंदर फोकस करो सब बच्चे, ओएमसी ट्रायंगल के अंदर ओ एम सी, बताओ क्या बन रहा है, आई बाहर है, अल्फा और बीटा अंदर है, बोलो क्या आएगा, आई बराबर में अल्फा जमा बीटा। हो गया, आएगा काम। दूसरा बताओ आईएमसी ट्रायंगल के अंदर, आई एम सी, बोलो बराबर से सब बच्चे, इस ट्रायंगल के अंदर बताओ, ये रहा गामा, ये रहा बीटा, और बताओ
अब फंसोगे तुम लोग, बताओ। ये देखो आईएमसी ट्रायंगल को ध्यान से देखो। आपको क्या पता है कि जो ये जो क्रीम कलर की लाइन आ रही है, बेसिकली ध्यान रखना, ये पीछे जाके डार्क वाली हो रखी है बच्चों। अरे ये लाइन सेम है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। ये लाइन का एक्चुअल पाथ है, ये मुड़ी थी और इसको ट्रेस करते हुए मैं ऐसे लेके आया था, मैंने कलर बदल दिया उसका जानबूझ के, ताकि आप उसमें और उसमें कंफ्यूज ना हो। तो मुझे तुम बताओ, अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे ना, तो ये कुछ ऐसे बन रहा है, देख रहे हो? ये वाला एंगल बोलो क्या है, गामा। ये वाला एंगल बोलो क्या है, बीटा। और ये वाला एंगल बोलो क्या है, बाहर की तरफ आर। बाहर की तरफ बोलो क्या है, देखो ना यहां से, देखो IMC ट्रायंगल में आर बाहर है। नहीं आया ना समझ में? पक्का समझ में आ गया कृति? तो आर बराबर कितना आएगा? बोलो आई और आर तो निकालने होते अल्फा बीटा गामा में, तो बोलो आई की जगह पे क्या आएगा? आई की जगह पे अल्फा प्लस बीटा, आर की जगह पे गामा प्लस बीटा। चलो कर दो मल्टीप्लाई, खेल खत्म है इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का पूरा। बोलो कितना? बोलो सब बच्चे, μ1 अल्फा, μ1 बीटा, μ2 गामा, μ2 बीटा। चलो भाई, बीटा बीटा एक तरफ करो, बीटा बीटा एक तरफ, μ2 बीटा माइनस μ1 बीटा, μ2 माइनस μ1 बीटा हो गया पूरा सही। अब बताओ जरा, इन एंगल्स को किसकी फॉर्मेट में लेके आओगे? 10 की फॉर्मेट में, ताकि वो बेस पे जो चीजें हैं वो इन्वॉल्व हो सके। सो बोलो क्या आएगा? इसको मैं लिख सकता हूं μ1 10 अल्फा, μ2 10 गामा और μ2 माइनस μ1 10 बीटा। चलो बोलो 10 अल्फा को मैं क्या बोलूंगा? 10 अल्फा mn अपॉन में बोलो क्या? no। चलो 10 गामा बोलो कितना आएगा? 10 गामा mn अपॉन में ni। 10 बीटा बोलो, 10 बीटा, 10 बीटा mn अपॉन में nc। इधर से mn कॉमन लो, उधर से mn कट जाएगा बच्चों, और सारे no को तुम क्या लिख सकते हो? बोलो po। ni को बोलो क्या लिख सकते हो? pi। और मुझे बताओ जरा, इसको क्या लिख सकते हो? pc। अब बोलो जरा ऑप्टिकल वैल्यूज, पीओ प्लस का लूं या माइनस का लूं? रेज आ रही है इस तरफ, उस तरफ मेजर हो रहा है माइनस का, सो माइनस का यू। इस तरफ बोलो पीआई माइनस का है, प्लस का, माइनस का, तो माइनस का वी। और बोलो बच्चों पीसी किस तरह का? बोलो प्लस का। बोलो ये माइनस से माइनस करके प्लस हो जाएगा। आंसर देखो फाइनल क्या आया? μ2 बाय में वी, वो आया माइनस का μ1 बाय में यू बराबर में μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय आर। रिजल्ट सेम है भैया, सेम है, सेम आएगा। जब जब रेयर आंसर करोगे, जैसा मर्जी केस बने, रिजल्ट बोलो क्या आएगा? सेम। लेकिन मेरे पास आप लोगों से एक सवाल है, ऑब्जेक्ट को रेयर में रखते हुए, गीतांजलि इधर, ऑब्जेक्ट को रेयर में रखते हुए मुझे बताओ ये इंटरफेस कैसा कैसा हो सकता है? आप बोलेंगे सर कन्वेक्स हो सकता है, और बोलो क्या हो सकता है? कनकेव। लेकिन सर कन्वेक्स में दो केस अराइज होते हैं। कन्वेक्स में दो केस क्यों? अगर रेज ज्यादा बैंड करेगी नॉर्मल की तरफ तो रियल बन जाएगा, और कम बैंड करेगी तो बोलो क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? अब आपके मन में डाउट भी आ रहा होगा, सर अगर मैं कन्वेक्स की जगह पे कनकेव लूंगा तो कितने केस बनेंगे ना? सोचते हैं ना, एक ही केस बनेगा बच्चों। कितना केस बनेगा? बोलो एक। तो आप कहीं से 6 केस कैसे पूरे हुए? 6 केस कैसे पूरे हुए? आपने बोला कि ऑब्जेक्ट रेयर में है, आप या तो कन्वेक्स रख सकते हैं, बोलो क्या रख सकते हैं? बोलो कनकेव। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जब कन्वेक्स रखूंगा दो ही केस अराइज हो रहे हैं, या तो रियल केस या बोलो क्या? वर्चुअल। अब मैं बोल रहा हूं कनकेव रखूंगा ना तो एक ही केस बन पाएगा। आप देख लेना कैसा बनेगा, मैं आपको दिखा दूंगा, पॉसिबल ही एक हो पाएगा। फिर आप बोलो तो बाकी के 3 कहां से आएंगे? टोटल 6 केस बोल रहे हो आप, तो बच्चों बाकी के 3 केसेस के अंदर ना ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं? डेंसर में। कहां रखते हैं? बोलो ऑब्जेक्ट डेंसर में भी तो हो सकता है, ग्लास के अंदर। जैसे मैंने इस टेबल के ऊपर कोई पॉइंट रख दिया, कोई चीज बना के रख दिया, उसके ऊपर ग्लास रख दिया, तो अब ऑब्जेक्ट कहां है? बोलो डेंसर में। और मैं देख कहां से रहा हूं? बोलो रेयर से। अरे हो सकता है ना, समझे नहीं? इसके ऊपर मैं एक कोई चीज बना दूं, डॉट बना दूं, और उसके ऊपर मैं ग्लास की कोई स्लैब रख दूं, और फिर मैं उसको ऊपर से देखूं, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है? बोलो डेंसर में। और देख कहां से रहा हूं? बोलो रेयर में। अभी चीज क्या चल रही है कि ऑब्जेक्ट है रेयर में, देख कहां से रहे? बोलो डेंसर से, ग्लास के अंदर से देख रहे हैं। चलो बच्चों, ए क्लास प्लीज। अब आज हम तीसरा केस बनाएंगे, बस 3 केस बनाएंगे बस हम पहली क्लास में। सो आप लोगों को जो अगला केस है बोलो कौन सा है? फटाफट फटाफट। दिस इज द रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस आ गया? ऑब्जेक्ट कहां है? रेयर मीडियम, क्योंकि रेयर के अभी सारे पूरे नहीं हुए। इमेज रियल वर्चुअल पता नहीं सर, बना के देंगे तब पता लगेगा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, कॉनकेव कैसे होगा अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है? धसा हुआ होगा? अरे ऐसा ही होगा? चलो बताओ, ढंग से समझना भाई, बड़ा जरूरी केस है भाई। और आप लोग ध्यान नहीं दोगे ना तो पेपर में फंस जाओगे, क्योंकि पेपर में कोई भी केस दे सकता है वो।
अब समझ में आ रहा है सीबीएसई इतने कॉन्फिडेंस से हर बार आपको एक क्वेश्चन क्यों दे सकती है? क्योंकि उसको पता है इसको करने के लिए बच्चा रट नहीं सकता। 6 केसेस है, कितने रटेगा, कितने रटेगा? हर एक में माइनस प्लस का फर्क है, लेकिन आंसर फाइनल सेम आता है बच्चों। चलो अब सुनो, बोलो, फिर वही चीज है, बोलो। अरे यार, ये है मीडियम नंबर 2, ये है मीडियम नंबर, बाहर रेयर, अंदर इधर रखा है ऑब्जेक्ट, यहां रखा है ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात सुनना भाई, अच्छा केस है, ढंग से सुनोगे तो मजा आएगा। ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया, इमेज बनाऊंगा, सेम वही प्रोसीजर लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट से 2 रे भेजूंगा, देखूंगा वो 2 रे कहां जाके मिलने वाली हैं, उसके बाद काम बन जाएगा। ये तो होता है ना। तो अब मेरी बात सुनो, ये कैसा सरफेस है बोलो? कनकेव। कनकेव क्यों है? क्योंकि यहां से देखने पर वो सरफेस धसा हुआ है, यहां से देखने पर वो सरफेस क्या हो रहा है बोलो? धसा हुआ है। और मैं ग्लास में जाने वाला हूं, मतलब रिफ्लेक्शन तो होने वाला है सर। तो मेरी कोई रे पकड़ते हैं, मैं यहां से आ जाओ भाई क्लास, ये गई रे। चलो अब मुझे बताओ, अगर ये रे जाती है तो ये कहां जाएगी इसके बाद? तो आप कहोगे सर रे गेट बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट गोस फ्रॉम द रेयर टू डेंसर। सो वेयर इज द नॉर्मल? वेयर इज द नॉर्मल? सो नॉर्मल बनाओ। तो नॉर्मल कैसे बनेगा सर? इसका गोला जब घुमाऊंगा तो यहां पर कहीं सेंटर भी आएगा। अरे क्या मैं सही बोल रहा हूं? अब यहां कहीं सेंटर आएगा तो नॉर्मल कैसा बनेगा? लाइनों पे इतनी बढ़िया नजर रखना कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये कौन सी लाइन जा रही है बोलो? येलो वाली, बिल्कुल लाइट येलो है, वो नॉर्मल है। और ये जो जा रहा है ना, ये बेसिकली कौन सा है बोलो? इंसिडेंट रे है। इन दोनों के बीच का एंगल आई भी होगा, आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। फंसेगा केस, ध्यान रखना, डायग्राम इसका थोड़ा सा मुश्किल बनेगा, लेकिन आपको रूल्स पे काम करना है। रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं सर, कोई भी रे जब रेयर डेंसर जाती है तो इट गेट बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैंने कहा सर ये रे जा रही है रेयर डेंसर, मैंने कहा बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल कर दो भाई। आपने कहा नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगे, तो नॉर्मल बना लिया। लवेश नॉर्मल बना लिया, अब उसकी तरफ बेंड करना है, तो बेंड कैसे करेंगे? ईशव इधर। तो मुझे तुम ये बताओ, रे वैसे कैसे जानी चाहिए? रे जानी चाहिए ऐसे, बट क्या होगा बोलो? बेंड टुवर्ड्स द, और बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल में बताओ, नॉर्मल तो वहां पर है, उसकी तरफ बेंड करेगी, उसकी तरफ। अब कहेंगे तो अवे हो रहा है, अरे भैया नॉर्मल हुआ है, उसकी तरफ बेंड करना होता है, इसका मतलब ये नहीं कि अवे है, नॉर्मल हो रही, उसकी तरफ बेंड करेगी। उसकी तरफ बेंड करने का मतलब सही होगी बेंड? नहीं हुई, कह रहे नहीं हुई। तो रे जानी थी ऐसे, बट चली गई ऐसे, होगी बेंड। अब ये रे जा रही है आगे, ये रे जा रही है आगे, और एक रे तो आपको पता है ये वाली है। अरे बोला है कि नहीं? सीधी जाएगी। अब ये रे और ये वो रे, ये क्या कभी भी रियली मीट करेंगी? तो इनको जब आप ट्रेस करोगे, क्या करोगे बोलो? इनको जब आप क्या करोगे बोलो? ट्रेस। तो मुझे बताना जरा कहां मिलने वाली है, कौन बच्चा बताएगा? अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं बच्चों, कलर चेंज कर रहा हूं। वो वाली रे को ट्रेस करोगे, कहां से आएगी? बीच में से। कहां से आएगी? मैं नहीं आया। अबे यार भैया, इस पे ना पता है सीधी लाइन बनाना बहुत मुश्किल काम है। सही है, ये रे वहां से आई, ये रे यहां से आई, बोलो क्या बन गया? इमेज बन गया। अब बताओ, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये अपनी रे बना रही है, ये मेरी बात सुनो क्लास प्लीज। ये वाली जो येलो वाली रे देखो यहां पर ऐसे जा रही है वंशिका दर, ये येलो वाली रे जो है वो ऐसे निकल गई, जो ये वाली रे है वो बिल्कुल इधर निकल गई, देख रहे हो? बिल्कुल इधर। जो इधर वाली है वो बिल्कुल उधर है, जो इधर वाली है बिल्कुल इधर है, जो बीच वाली है बीच में आ रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ नहीं आ रहा सर क्या हुआ? आप मुझे एक बात बताओ, मैंने रिफ्लेक्शन के अलावा कुछ करा है इस केस के अंदर का? मैं वही तो कर रहा हूं, रेयर से डेंसर जा रही है, इट गोस बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। आपको सिर्फ नॉर्मल ड्रॉ करना आना चाहिए, मेरे को नॉर्मल ड्रॉ करना आता है भाई, मैंने उसकी तरफ बेंड कर दिया, रे बना दी, बस कहानी खत्म। अब मुझे बताओ जरा, वर्चुअल केस है रियल केस है? पहले बताओ वर्चुअल। और मुझे तुम ये बताओ, इसके अंदर कोई और पॉसिबिलिटी है क्या बच्चों? इसके अंदर कभी रियल आ सकता है? अरे तुम बोला बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जितना मर्जी बेंड कर लो, थोड़ा कम बेंड कर लो, ज्यादा बेंड कर लो, आएगी वो इसके बीच में ही, वर्चुअली बनेगा, कभी भी रियल। इसलिए कनकेव का एक केस है और कन्वेक्स के रेयर में। डेंसर में उल्टा हो जाएगा, डेंसर में कनकेव के 2 बन जाएंगे और कन्वेक्स का बराबर मामला बन जाएगा। समझ नहीं आया ना? चलो भाई सेम काम रिपीट करेंगे भाई, सेम काम बोलो कौन सा? आई आर अल्फा बीटा गामा एम एन सब बनाओ। तो मुझे सब बच्चे बताओ भाई, आई और आर कहां होंगे?
ए चलो आई बताओ, आई बताओ कौन बचा देगा, आई कहां पर है? दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर नॉर्मल रे। बोलो ये पूरा एंगल बोलो क्या है? आई। ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल पूरा बोलो क्या है? आई है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मुझे बताओ रिफ्लेक्टेड एंगल कहां पर है? बोलो बोलो। ये सर रह गई और वो रहा सर, ये बनेगा सर आर, ये बनेगा आर। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, पक्का? अल्फा बीटा गामा बोलो। अल्फा बीटा, कह रहे इसको क्यों नहीं बीटा बोला? अरे मैं शुरू से ये वाला ट्रेंड लेके चल रहा हूं कि बीटा उसके लिए गामा इसके लिए। एम आर एन बोलो। ओए बस भाई, एम एन पोल हो गया फाइन भाई। ये हर बार आपने अब, अच्छा अब आप देख रहे हैं तीसरी डेरिवेटिव तक आ गए हैं और आपको पैटर्न समझ में आ चुका है। आई आर अल्फा बीटा गामा और एम और एन सर ये ड्रॉ करते हैं हर बार। और मुझे जरा बता दो फटाफट से, ये बोलो क्या होगा यू, ये बोलो क्या होगा वी, और ये बोलो क्या होगा आर। चलो भाई, रे कहां से जा रही थी? रेयर से। अगर फिर रेयर से डेंसर है तो बोलो क्या बोलोगे? साइन आई बाय में साइन आर बराबर म्यू टू बाय, चलो बोलो इसका मतलब आई बाय आर बराबर म्यू टू बाय म्यू वन। इसका मतलब आई म्यू वन बराबर, फिर आई और आर को लेके आएंगे अल्फा बीटा गामा में। इंपॉर्टेंट है ये यहां फंसोगे अब तुम देखना। तो मुझे बताओ जरा, एक ट्रायंगल हम लेते हैं ओएमसी और एक ट्रायंगल हम लेते हैं आईएमसी। चलो भाई ओएमसी ट्रायंगल में तो बताओ भाई, पहले ओएमसी बताओ। ओएमसी, ओएमसी बोलो, कौन बताएगा? अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा, सही दिख रहा है बिल्कुल। ओ एम सी, अल्फा ये रहा और आई ये रहा और बीटा बाहर है, तो बोलो बीटा बराबर कितना आ गया? अल्फा प्लस आई। तो आई कितना निकल के आया? आई आ गया। अब जरा मेरे को कौन बच्चा बताया क्लास में आईएमसी ट्रायंगल में क्या होगा? देख लो एक बार, बताना क्या होगा। आर बराबर बताओ क्या होगा? आर बराबर बताओ क्या? आर होगा बीटा माइनस गामा। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया, आप लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से देख रहे हैं इस चीज को, सही देख रहे हो। वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखिए आप ढूंढ नहीं पा रहे हो तीसरा एंगल। ये गामा है, बीटा, आपको तीसरा एंगल दिख ही नहीं रहा है। आई तो पूरा बाहर वाला है, आईएमसी ट्रायंगल ही अंदर वाला है और इसमें तो आई है ही नहीं। लेकिन आप ये भूल रहे हैं शायद ये वाली लाइन पीछे हो जा रही है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है बीच में है और ये वाली लाइन इधर है। तो आपने ध्यान से देखा, अगर वो आर है, वो आर है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी आर है बच्चों। नहीं समझे ना? क्योंकि जो इधर जा रही है वो सबसे इधर है, जो इधर जा रही है वो सबसे इधर है, वो बीच वाली है, बीच वाली है। सो ये बीच वाली रे ये रही और ये वाली रे ये रही, उधर आर है तो ये वाला भी बोलो क्या होगा? आर। नहीं आया ना समझ में? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मुझे बताना जरा, गामा जमा आर, गामा जमा आर बराबर क्या? बीटा। इसका मतलब आर बराबर बीटा माइनस, चलो भाई पुट करो, पुट करो, बोलो म्यू वन आई की जगह पे बोलो क्या? अरे बस 5 मिनट छुट्टी कर रहा हूं। बीटा माइनस गामा, चलो बोलो भाई, बोलो, आ जाओ इधर आ जाओ, बोलो क्या आएगा? म्यू वन बीटा माइनस म्यू वन अल्फा म्यू टू बीटा, चलो उसको इधर ले आओ, म्यू टू गामा माइनस म्यू वन अल्फा म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन बीटा। तो बोलो क्या आएगा सब बच्चे? म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन बीटा आएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन बीटा। सारे एंगल्स को किसकी फॉर्मेट में लिखो? अब आप मुझे बताओ, क्या मैं हर बार कुछ अलग करता हूं? एक बार बस डायग्राम अलग बनता है। एक बार बस डायग्राम अलग बनता है, बाकी सारा पैटर्न बोलो क्या रहता है? सेम। अब जरा मुझे तुम बताओगे 10 गामा, 10 गामा सब बच्चे, 10 गामा क्या है? एम एन एन आई। 10 अल्फा बोलो, 10 अल्फा बोलो, एम एन, कोई प्रॉब्लम? एम एन कट जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा? पी आई। अब मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है मैं ये सब क्यों लिख रहा हूं, पीसी। चलो
बताओ ऑप्टिकल वैल्यूज बोलो भाई, पीआई की वैल्यू बोलो क्या आएगी, पीआई। अब इंसिडेंट रे इधर है सारी की सारी, देखो ना मैं बना देता हूं, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और सारी दूरी उस तरफ मेजर हो रही है, तो बोलो क्या आएगा, माइनस का v, फिर बोलो क्या आएगा, माइनस का u, माइनस का r। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पिछले वाला आंसर नहीं आया, अरे भैया इन दोनों का नीचे से माइनस कॉमन लेके इसके माइनस से सीधा काट दो, तो बोलो आंसर क्या आ गया, माइनस का μ1/u। बताना क्या आंसर आया, सेम आंसर है। अगर आपको ये पता है ना स्कर्ट सरफेस की कितनी बाहर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब आप लोगों को क्या पता है, बोलो u पता है, उस कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पता है, तो आप बता पाएंगे कितनी अंदर इमेज बनने वाली है। लेकिन बच्चों में बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं, ये केसेस आप लोगों को ऐसे ही बोला जाएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द रेयर मीडियम, द इंटरफेस इज कन्वेक्स एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल। अब जानते हो कन्वेक्स के केस में रियल भी बनती है और बोलो क्या बनती है, वर्चुअल भी। आपको रियल वाला करना है, अगर वर्चुअल बोल देता हो वर्चुअल वाला करना है, अगर कनकेव बोला तो आएगा ही वर्चुअल, रियल आ ही नहीं सकता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और आपको ड्राइव करने को बोलेगा, ये ड्राइव किस चीज के चल रहे हैं, दिस इज द रिफ्रैक्शन एट द कर्व्ड इंटरफेस, नॉट द प्लेन सरफेस, दिस इज द रिफ्रैक्शन एट द कर्व्ड इंटरफेस। और मुझे नहीं लगता भाई बहुत मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये टॉपिक बहुत आसान है, सारा खेल इस बात पे था कि शुरुआत का कितना बढ़िया समझा था। अब तुम्हें चौथा पांच चढ़ा के मैं कल कराऊंगा ना, देखना कितना आसान लगेगा नेक्स्ट क्लास में जब भी है तुम। लेकिन मुझे पहले ये बताओ, पहले तुम्हें ये वाली बात क्लियर होगी, हाँ हाँ तुम्हारे सामने भेज देंगे। पहले तुम मुझे ये बताओ, सारे टॉपिक्स एक बार देख लो, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस पे सारे टॉपिक नहीं हुए हैं, सिर्फ 3 सरफेस हुए हैं, बाकी 3 अभी नहीं हुए हैं, वो 3 नेक्स्ट में रहेंगे। लेकिन यहां तक कुछ माजरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे बोलो भाई, श्योर खत्म करें, जाओ कल नहीं है बच्चों की क्लास। भेजो सर, भेजो पहले।